हिमाचल हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। 15 दिन के भीतर दूसरी बार फिर आई धमकी भरी मेल। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी को लेकर कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान। बोली, मैं जगत सिंह नेगी को नहीं जानती। पिता वीरभद्र सिंह के चतुर्वार्षिक श्राद्ध पर बोले विक्रमादित्य सिंह, उनके दिखाए मार्ग पर ही चलूंगा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस की तैयारियां शुरू। करुणा साल के तौर पर किया जाएगा सेलिब्रेट। सिरमौर की कृतिका ने माउंट एवरेस्ट पर पाई जीत। पांवटा साहिब में हुआ भव्य स्वागत। चंबा के चुराहा में कर्मचारियों को लाने जा रही बस पलटी, चालक गंभीर रूप से घायल। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। मैं हूं दीक्षा शर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल हाई कोर्ट को 15 दिन के भीतर दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दें कि कोर्ट को यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। सूचना मिलते ही शिमला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। वहीं आपको बता दें कि आज से 15 दिन पहले भी हाईकोर्ट को इस तरह की धमकी मिली थी और इसके बाद हाईकोर्ट को आनन फानन में खाली करवाया गया था। मगर 4 घंटे के तलाशी अभियान में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। वहीं आपको ये भी बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट को भी आज ठीक ऐसी ही धमकी मिली है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कुल्लू दौरे के दौरान बंजार विधानसभा पहुंची सांसद कंगना रनौत ने पोषण अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के समापन के बाद कंगना ने मीडिया से बात की और जगत सिंह नेगी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल जब कंगना को बताया गया कि कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि कंगना रनौत 1 साल के बाद अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में आई हैं, तो इसके जवाब में कंगना ने सीधे कह दिया कि वो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी को ही नहीं जानती। खैर, कंगना के बयान वैसे हमेशा विवाद खड़ा करते हैं। अब देखना यह होगा कि मंत्री को ही पहचानने से इनकार करने वाला ये बयान कंगना की मुसीबतों को बढ़ाएगा या नहीं। खैर, आप ये बयान सुनिए। संसदीय क्षेत्र में पूरा 17,000 से ज्यादा किट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की स्कीम जो है पोषण को लेकर, उसके अंतर्गत ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, इस चाहे ये इंफॉर्मेशन से, क्योंकि इस किट में एक वैरायटी ऑफ पोषण है, तो हमने ये सबको अर्ज किया है कि 3 महीने की जो ये किट है उसके बाद भी आप ये पोषण को अपने परिवार में इंट्रोड्यूस करें। नए नए चाहे मिलेट्स हैं, चाहे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे हमारा होम जैसे लोकली मिलने वाला गुड़ हो गया या बाजरा हो गया या फ्लैक्स सीड को, जिसको हम अपनी भाषा में यहाँ पे कलसी के दाने कहते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें जो है इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं और हमारा ये मानना है कि वैसे तो कुपोषण से, भूखमरी से तो हम लोग देश जो है वो ऑलमोस्ट बाहर आ गया है, लेकिन जो कुपोषण है वो कहीं कहीं अभी भी चैलेंज है और जिसकी सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसी के चलते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पे ये अभियान किया है। धन्यवाद। 17,000 से ज्यादा किट्स जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र में बांटे जा रहे हैं। मैं अभी पिछले हफ्ते भी यहीं पे थी और आई थिंक आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट पीपल जिनका ऑनेस्टली मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। थैंक यू। रामपुर स्थित पद्म पैलेस में आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का चतुर्वार्षिक श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे। वहीं कई बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी पहुंचे और उन्होंने भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के योगदान को याद किया। वहीं वीरभद्र सिंह के बेटे और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस अवसर पर कहा कि आज खुशी है कि पूरे प्रदेश भर से उनके चाहने वाले यहां आए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वह अपने पिता वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्ते पर चलकर पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी इस दौरान मौजूद थे। उन्होंने भी वीरभद्र सिंह के योगदान को याद किया। क्या कुछ बोले विक्रमादित्य सिंह और धनीराम शांडिल, आइए सुनिए। खुशी है कि आज उनके चाहने वाले पूरे प्रदेश भर से आज यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि भी दी है, अपना प्यार भी दिया है। और मैं उनको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी साथियों को कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास करवाना ये हमारा प्रथम दायित्व है। और जिस तरीके से हमेशा राजा वीरभद्र सिंह जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास करवाया, केंद्र से हिमाचल के लिए पूर्ण सहयोग लाने का हमेशा प्रयास किया, हम उन्हीं की राह पर आगे चल रहे हैं। से भी हमें सुशोभित किया। उनकी याद में सबसे बड़ी बात यही याद आती है कि जो नेता ईमानदारी से लोगों के बीच में रहे और उनके विकास के बारे में सोचे, क्षेत्र के बारे में सोचे, उन्हें लोग बार बार, तभी उन्हें 6 बार मुख्यमंत्री बनाया। आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके जीवन से जो उनके अच्छे गुण हैं वो सीखें और नेतृत्व के गुण से आगे बढ़ें। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा 90 साल के होने जा रहे हैं और निर्वासित तिब्बत सरकार इस साल अपने सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा के जन्म दिवस को करुणा के साल के तौर पर सेलिब्रेट करने जा रही है, जिसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। पर्यटन विभाग कांगड़ा के उपनिदेशक विनय धीमान का कहना है कि उन्हें जो सीटीए की ओर से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2.5 लाख से भी ज्यादा आगंतुकों के आने की संभावना है और ऐसे में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, पूरी जानकारी के लिए इस खबर पर डालिए नजर। निर्वासित तिब्बत सरकार इस साल अपने सर्वोच्च धर्म गुरु दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को करुणा के साल के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा उनके निवास स्थान ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में बड़े स्तर पर सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के समर्थकों के आने की संभावना है। बाकायदा इसके लिए निर्वासित तिब्बत प्रशासन स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने की दिशा में काम भी कर रहा है, जहां एक और तिब्बतियन इस साल को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े साल के तौर पर देख रहे हैं और सेलिब्रेशन को उम्दा और भव्य बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। वहीं पर्यटन नगरी धर्मशाला में भी सैलानियों के आगमन पर उनकी जरूरतों को मुकम्मल करने के लिए तैयार हो रही है। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान की माने तो उन्हें जो सीटीए की ओर से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2.5 लाख से भी ज्यादा आगंतुकों के आने की संभावना है। ऐसे में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से निश्चित तौर पर पर्यटन को भी पंख लगेंगे। विनय धीमान ने कहा कि वो निर्वासित तिब्बतियन देश और दुनिया भर के 45 देशों में अलग अलग तौर तरीकों के साथ रह रहे हैं, मगर उन सब की आस्था बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा में है और वो सब इस साल अपने सर्वोच्च गुरु के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने यहाँ आएंगे, जिसके लिए सबको तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्होंने अनौपचारिक तौर पर होटलियर से भी इस बाबत बात की है और उन्हें भी मेहमानों की खातिरदारी करने की अपील की है। देखिए, जो मेरी सेटलमेंट ऑफिस जो टिबेटन एस्टैब्लिशमेंट है उनसे बात हुई है, तो लगभग 2.5 लाख जो टूरिस्ट है जो कि ऑडियंसेस के लिए आना चाह रहे हैं, इतना जो है वो फॉरेन टूरिस्ट का फुटफॉल एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम्स भी जो है वो दिसंबर तक एक्सपेक्टेड हैं, और जिसके डिटेल्स अभी हमने सेटलमेंट ऑफिसर जो टिबेटन एस्टैब्लिशमेंट है उनको शेयर करने के लिए कहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो टूरिज़्म के लिए इस एरिया में रहेगा। हिज हॉलीनेस दलाई लामा की जो फॉलोइंग है वो लगभग 45 कंट्रीज़ में जो है वो उनके टिबेटन एस्टैब्लिशमेंट से लोग जो है वो अलग अलग जगहों पे सेटल भी हुए हैं, और वहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा इनके अपने जो टिबेटन कम्युनिटी के हैं वो भी आएंगे और साथ में जितने फॉलोअर्स हैं वो भी आएंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2.5 लाख से ज़्यादा जो है वो फॉरेन टूरिस्ट इस एरिया को आने वाले टाइम में टच करेगा। तो उसके लिए जितनी भी बुकिंग्स हैं वो चल रही हैं, एडवांस बुकिंग्स भी चल रही हैं। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ से लोग जाएंगे।
जी, होटलियर एसोसिएशन से हमारी अभी इनफॉर्मली बात हुई है। फॉर्मली हम उनके साथ एक मीटिंग करेंगे ताकि जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लोग लेकर के जाएं, अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे रहें और अच्छा जो जितनी भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लोग चाहते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट चाहता है, उस तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ कायम रहें। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट। अगर बेटियों को हिम्मत दी जाए, उनका साथ दिया जाए तो वह कामयाबी के हर शिखर को चूम सकती हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हिमाचल के सिरमौर की बेटी कृतिका ने। बता दें कि एनसीसी कैडेट कृतिका ने माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल की है और दुनिया को ये दिखा दिया है कि बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं। पांवटा साहिब पहुंचने पर कृतिका का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। कृतिका के माता पिता भी भावुक और खुश नजर आए। कृतिका ने माउंट एवरेस्ट की जीत के सफर को साझा किया है, वो भी आप सुनिए और ये भी देखिए कि किस तरह से कृतिका का स्वागत किया गया। बेटियां अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, बस जरूरत है उन्हें आगे बढ़ने से ना रोका जाए। ये तस्वीरें उस बेटी की है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर न सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, बल्कि जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं उन्हें भी साबित कर दिया है कि बेटियां मुश्किल से मुश्किल मुकाम भी हासिल कर सकती हैं। पांवटा साहिब से ताल्लुक रखने वाली एनसीसी कैडेट कृतिका ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और वापस जब ये बेटी अपने क्षेत्र पहुंची तो इसका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एनसीसी की छात्राओं ने कृतिका की हौसला अफजाई के लिए नारे भी लगाए। वहीं तस्वीरों में इस बेटी के चेहरे की चमक देखिए, जो देश की और बेटियों के लिए भी एक प्रेरणा है। वहीं इस बेटी के परिवार वालों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये अपनी बेटी की इस कामयाबी से कितना ज्यादा खुश हैं। बहुत ही मुश्किल फैसला रहा, पता नहीं अब क्या सुन नहीं पाएगा, पर जब बेटी का हौसला था ना तो बेटी के हौसले से हमें ऐसे कि भाई बेटी को भेजना है। बस क्या क्या करके गई थी? मैं करके दिखाऊंगी, ऐसे नहीं कि घबराना नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट डॉक्टर पूजा भाटी जी का, जिन्होंने एक कैडेट्स को चुन के कृतिका बेटी का भी धन्यवाद करूँगा, जिसने एक दिए हुए मार्गदर्शिका को परिपूर्ण माउंट एवरेस्ट फतेह करके आई। और मैं धन्यवाद करूँगा। ये सब चाहूँगा कि बेटियों पे विश्वास रखिए। विश्वास रखना, भरोसा रखना बहुत बड़ी बात है। बेटियां पे विश्वास रखना उचित है और अगर विश्वास रखे तो ये करके आ जाती है। तो माउंट एवरेस्ट भी फतेह करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। वहीं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़कर लौटी कृतिका ने भी अपना अनुभव साझा किया और कहा कि बहुत सी चुनौतियों को पार करने के बाद उसने ये कामयाबी हासिल की है और इस जीत के बाद अब वह जिंदगी की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकती है। मुझे बहुत प्रेरणा मिली, अब कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को माउंट एवरेस्ट फतेह करके कि आगे जितनी भी मेरी लाइफ में चुनौती आएंगी मैं सबको आसानी से पार कर सकती हूँ। मैंने माउंट एवरेस्ट जैसी बड़ी चुनौती को पार कर रखा है, तो आगे जितनी भी चुनौती आएगी मैं उनको अच्छी तरह से पार कर सकती हूँ। सबसे कठिन पल जब एवरेस्ट चल रहे थे, ऐसे तो माउंट एवरेस्ट एक ऐसे पहाड़ है जिसमें हर कदम पर चैलेंज है, पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जब हम जा रहे थे, एक कैंप 4 से फाइनल समिट के लिए जा रहे थे, तो एक बालकनी आता है, वहाँ हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज होता है। उसके बाद एक साउथ समिट आता है, बालकनी से दिखता है कि ये टॉप है, पर उसके बाद जब पहले चल रहे थे कि टॉप में पहुँचने वाले बहुत ही नज़दीक है। जब उधर पहुँचे तो शेरपा दाई ने बताया कि ये टॉप नहीं है, इससे आगे 500 मीटर की रीच है।
वो रिज इतनी डेंजर थी, बहुत पतली रिज, उधर हमारे को डेड बॉडीज़ मिल रही थी, तो उसको क्रॉस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि एकदम से पूरी मतलब नीचे से सोचा था कि हम सबमिट पे पहुँचे, जब उधर पता चला कि ये सबमिट नहीं है, सबमिट 500 मीटर दूर है, तो बहुत ही थकावट सी हो रही थी। पर उस टाइम जो हमारी टीम स्पिरिट थी और पेरेंट्स का, टीचर्स का जो, और हमारी जनता जो गुड विशेस थी, उनको याद करके मैं आगे चली। मैं एक कबड्डी प्लेयर हूँ और मेरा बचपन से ये था कि मेरे को इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं अभी भी कबड्डी से और फिर से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी और आगे माउंटेनियरिंग भी साथ साथ करती रहूँगी। वहीं कृतिका की इस उपलब्धि पर एनसीसी की लेफ्टिनेंट पूजा भारती ने भी खुशी जताई है और कहा कि बेटियों को अगर मौका मिले तो वह बहुत कुछ कर सकती हैं। क्या होता है ना, उसकी चमक को आपको परखने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही ग्लो करता है। हीरे की परख जोहरी कोई होती है। चलिए, पर ये है कि जब ये एज एनसीसी कैडेट मेरे पास आई, तो इसका जो एक पर्सनालिटी है वो शुरू से ही ऐसी थी कि भरोसे लायक और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की ये हमेशा से मालकिन रही हैं। और जैसा मुझे पता था कि ये कबड्डी प्लेयर भी हैं, नेशनल लेवल पर खेली हैं, फिज़िकली और मेंटली हर तरह से इनमें वो संयम है, वो स्ट्रॉन्गनेस है, वो एबिलिटी है कि ये माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे अगर मैं इन्हें सिलेक्ट करती हूँ तो कहीं ना कहीं ये मुझे जो है वो बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। और कहीं थोड़ा सा मुझे ये था कि माता पिता का पता नहीं मुझे वो एक सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैंने इनके माता पिता से बात की और उन्हें भरोसा दिखाया, तो हम लोगों ने मिलकर कृतिका पर ये एक जिम्मेदारी हमने दी और कृतिका ने इसे बखूबी निभाया। और हमारा जो 1 HP गर्ल्स बटालियन सोलन है, उसके तो हम जो है वो हमेशा आभारी रहेंगे। कर्नल संजय शांडिल जो हमारे CO सर थे, और जो हमारी मैडम थी WTLO जिन्होंने कृतिका को मुझसे आगे हायर लेवल पे सिलेक्ट किया, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। पर हम सभी को पता था कि ये एक दिन हमारा नाम ज़रूर रोशन करेगी, और इंडीड माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इन्होंने वो चीज़ करके दिखाई है। बता दें कि कृतिका के नाम पहले भी एक बड़ी उपलब्धि है। एवरेस्ट विजेता यह बेटी पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खिलाड़ी रह चुकी हैं और राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। अब पर्वतारोहण जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में भी इस बेटी ने न सिर्फ कदम रखा, बल्कि एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा फहराकर देश की बेटियों के लिए नई राहें खोल दी हैं। पंजाब केसरी के लिए पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चंबा के चुराहा में निर्माणाधीन चांजू तृतीय पावर प्रोजेक्ट कंपनी की बस सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें बस चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये बस सोमवार शाम परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को कार्यस्थल से लाने के लिए जा रही थी और इसी बीच बस अचानक अनियंत्रित हो जाती है और सड़क से बाहर निकल आती है और खाई की ओर पलट जाती है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। चंबा जिला के उपमंडल चौराहा में निर्माणाधीन चांजू तृतीय पावर प्रोजेक्ट कंपनी की बस सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें बस चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद चालक को चंबा अस्पताल रेफर किया गया। गौरतलब है कि ये बस सोमवार शाम परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को कार्यस्थल से ले जा रही थी कि रास्ते में बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकल गई और खाई की ओर पलट गई। हादसे में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं चालक को गंभीर चोटें आई हैं। चालक को प्राथमिक उपचार के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे का कारण बस की ब्रेक फेल होना माना जा रहा है। प्रशासन द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।